नमस्कार, आप देख रहे हैं आपकी नज़र और मैं हूं आपकी होस्ट जोया। आज दिन की सबसे बड़ी राजनीतिक खबरें लेकर आई हूं, जिसमें मिलेंगी देश और दुनिया की सियासत के नए मोड़, बड़े बयान और चुनावी हंगामे की पूरी जानकारी। तो चलिए देखते हैं आज सियासत की दुनिया में क्या कुछ खस रहा। देश के दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा के निधन से पूरे देश में शोक का माहौल है। कारोबार से लेकर राजनीति और खेल जगत तक की बड़ी हस्तियां रतन टाटा को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इस बीच रतन टाटा के भरोसेमंद और उनके साथ साये की तरह रहने वाले शंतानु नायडू उनके निधन पर भी एम्बुलेंस के सबसे आगे चलते हुए दिखाई दिए। अंतिम दर्शन वाली जगह पर भी वो रतन टाटा के शव के आसपास ही नजर आए। उन्होंने अपने गुरु के लिए भावुक पोस्ट भी लिखा है। यह पोस्ट रतन टाटा और शंतानु के बीच की गहरी दोस्ती को दिखाती है। हरियाणा में जहां दुष्यंत चौटाला की जेजेपी खाता तक नहीं खोल पाई, तो कश्मीर में पीडीपी 3 सीटों पर सिमट गई। दिलचस्प बात यह है कि ये दोनों पार्टियां पूर्व में बीजेपी के साथ गठबंधन में रही हैं और गठबंधन की सरकार भी दोनों राज्यों में चलाई है। लेकिन चुनाव में मिली करारी हार के कारण दोनों पार्टियों की राजनीति खत्म होती दिख रही है। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की आज दूसरी पुण्यतिथि है। नेताजी की याद में पूरा परिवार सैफई में हुआ इकट्ठा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव पूरे परिवार के साथ पहुंचे सैफई। अखिलेश यादव सुबह 10 बजे समाधि स्थल पहुंचकर श्रद्धांजलि दी। राहुल गांधी का 52 सेकंड का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। राहुल गांधी इसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर मौजूद बच्चों के साथ खेलते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें, राहुल गांधी यहां खड़गे के आवास में काम करने वाले सहयोगियों के बच्चों के साथ खेल रहे हैं। बच्चे आकर सबसे पहले खड़गे जी के पांव छूते हैं, फिर राहुल गांधी से भी हाल मिलाते हैं। राहुल इस दौरान बच्चों को चॉकलेट देते हैं, फिर उनके साथ आंख मिचौली भी खेलते नजर आए। उद्योगपति रतन टाटा का बुधवार की देर रात निधन हो गया है। लंबी बीमारी के बाद मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में उनका निधन हो गया। इस दौरान नितिन गडकरी का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो एक कार्यक्रम में दिवंगत रतन टाटा की शालीनता, सहजता और उदारता का उदाहरण दे रहे हैं। साथ ही वीडियो में उन्होंने टाटा से जुड़े किस्से भी सुनाए। आज टाटा का पार्थिव शरीर नरीमन पॉइंट स्थित नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स (NCPA) में रखा गया है। यहां लोग शाम 4 बजे तक अंतिम दर्शन कर सकेंगे। शाम को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। रतन टाटा के निधन पर देश भर में शोक की लहर। महाराष्ट्र में सरकारी कार्यक्रम एक दिन के लिए रद्द, राजकीय सम्मान से होगा। रतन टाटा का अंतिम संस्कार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने ऐलान किया। रतन टाटा के निधन से राजनीति से लेकर खेल जगत में मातम पसरा। इन दिनों देश में हरियाणा के चुनाव नतीजों की है चर्चा सबसे ज्यादा है। यहां कांग्रेस बहुमत के आंकड़े को नहीं छू पाई। इसके पीछे एक बड़ी वजह आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस का गठबंधन न हो पाना भी बताया जा रहा है। चुनाव आयोग के आंकड़ों को गौर से देखने पर यह पता चला कि आधा दर्जन से ज्यादा ऐसी सीटें हैं जहां पर आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस का खेल पूरी तरह बिगाड़ दिया। इन सीटों पर कांग्रेस के हारने की सबसे बड़ी वजह आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार रहे, जिन्हें कांग्रेस उम्मीदवार के बीजेपी कैंडिडेट के सामने हार के मार्जिन से ज्यादा वोट मिले। हरियाणा में चुनावी युद्ध खत्म हो चुका। बीजेपी 48 सीटों पर जीतकर तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद तीसरी बार हैट्रिक लगाने के कारण विपक्षी भी बीजेपी की रणनीति की तारीफ कर रहे हैं। लेकिन एक ऐसी सीट है, यहां बीजेपी सालों से कांग्रेस का किला नहीं भेद पाई और चौथी बार कांग्रेस की प्रत्याशी ने विधायक पद पर वापसी की। ये सीट है हरियाणा की कलानौर सीट। इस सीट पर दिग्गज कांग्रेसी नेता शकुंतला खट्टक ने चौथी बार जीत हासिल की है। खट्टक को इस चुनाव में 69,348 वोट मिले। दिल्ली की सियासत में अब एक नया विवाद पैदा हो गया है, जिस पर आम आदमी पार्टी खूब हमलावर दिख रही है। दरअसल PWD ने दिल्ली का CM आवास सील कर दिया है। CM आवास के गेट पर डबल लॉक लगाया गया है।
हाल ही में दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा देने के बाद बंगला खाली कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने नई मुख्यमंत्री आतिशी को बंगला सौंपा, जिसके बाद आतिशी इस बंगले में शिफ्ट भी हो गई थी। लेकिन इसके बाद एक नया विवाद पैदा हो गया है। दिल्ली सीएम ऑफिस ने दावा किया है कि उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने आतिशी का सामान सीएम आवास से हटवाया। चुनावों के दौरान हरियाणा कांग्रेस कई खेमों में बंटी हुई नजर आई। इनमें हुड्डा को लेकर दूसरे खेमों में बड़ा असंतोष नजर आता है। यही कारण है कि हुड्डा, जो चुनाव तक नायक की भूमिका में देखे जा रहे थे, वो आखिर हार के बाद कांग्रेस की हार के लिए जिम्मेदार तक माने जाने लगे हैं। सूत्रों की माने तो सैलजा गुट इस हार के लिए हुड्डा खेमे को अधिक जवाबदेह मानता है। हरियाणा चुनाव आखिर कैसे कांग्रेस हार गई, इस बात के गम में अभी तक पूरी कांग्रेस डूबी हुई है। कांग्रेस नेताओं ने जिस स्थिति के बारे में विचार किया था, उसके हिसाब से कांग्रेस बिना प्रचार के भी चुनाव जीतने की स्थिति में थी। फिर सवाल है कि हुड्डा के लिए कौन सी बड़ी गलती हार का कारण बन गई। हरियाणा के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार जीत का परचम लहराते हुए सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अब हालांकि बीजेपी में जीत की खुशी हो, सब लोग जश्न मना रहे हों और तीसरी सरकार में शपथ ग्रहण की तैयारियों में भी लग गए हों, लेकिन राज्य का एक इलाका ऐसा है जहां पर भी बीजेपी ने एक रिकॉर्ड ही बनाया है, और रिकॉर्ड ये कि इन सीटों पर अपना पूरा जोर लगाने के बावजूद बीजेपी आज तक एक बार भी जीत नहीं पाई है। इलाका है मेवात का नूंह जिला, जो देश में कई कारणों से कुख्यात है, और इस इलाके में आती हैं 3 विधानसभा सीटें: फिरोजपुर जिड़का, पुन्हाना और नूंह विधानसभा सीट। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के चुनाव को लेकर मंगलवार को बीजेपी के 2 गुटों में शुरू हुई तनातनी बुधवार को मारपीट में तब्दील हो गई। नतीजा यह रहा कि पुलिस के सामने ही बीजेपी विधायक योगेश वर्मा की पिटाई कर दी गई। विधायक योगेश वर्मा की पिटाई का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों की सूची आने के बाद कांग्रेस नाराज हो गई है। कांग्रेस का कहना है कि हमसे बिना पूछे सपा ने उम्मीदवार उतार दिए हैं। दूसरी तरफ सपा का कहना है कि एक सीट पर कांग्रेस मानती है तो ठीक है, वरना पार्टी अकेले लड़ेगी। दोनों के रुख को देखते हुए कहा जा रहा है कि क्या यूपी में इंडिया गठबंधन टूटेगा। इजरायल हिजबुल्लाह वॉर के बीच हिजबुल्लाह फाइटर्स अटैक IDF का वीडियो सामने आया है। न्यूज एजेंसी अल जजीरा के मुताबिक हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने उत्तरी इजराइल के कई इलाकों में एक साथ 180 से ज्यादा रॉकेट दागे। हिजबुल्लाह की हिट लिस्ट में हाइफा शहर सबसे ऊपर था। हिजबुल्लाह के मुताबिक हाइफा पर उसने 80 से ज्यादा रॉकेट दागे, जिससे इजराइल को तगड़ा नुकसान हुआ। इसके अलावा हिजबुल्लाह ने रास अल नाकूरा में भी कुछ रॉकेट फायर किए। वहीं दूसरी तरफ इजरायली मीडिया ने कहा कि इन हमलों में करीब 18 जवान घायल हुए, जिन्हें सेव्ड हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हिजबुल्लाह के रॉकेटों का एक पूरा जत्था किरियात शमोना में भी जाकर गिरा, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। शुरुआती तौर पर ये दोनों गंभीर रूप से घायल हुए, बाद में इन्हें मृत घोषित किया गया। एक बार फिर आयरन डोम हिजबुल्लाह के द्वारा फायर किए गए रॉकेट्स को इंटरसेप्ट करने में नाकाम रहा, जिसको लेकर IDF ने एक जांच बैठा दी है। आपको बता दें कि इजरायल मीडिया ने ये भी कहा कि जब हिजबुल्लाह ने रॉकेट दागे तो करीब 30 कस्बों और शहरों में हवाई हमलों के सायरन बजने लगे। हमलों का प्रमुख केंद्र हाइफा और क्रायोट इलाका ही था। इसको लेकर इजरायली चैनल 12 का कहना है कि करीब 20 रॉकेट वेस्टर्न गैलीली इलाके में आकर गिरे, जबकि हाइफा पर से ज्यादा रॉकेट फायर किए गए, और इनमें से एक रॉकेट हाइफा के उपनगरीय इलाके किरियात बियलिक में जाकर फटा, जिसकी वजह से वहां पर बत्ती गुल हो गई। इस हमले से पहले लेबनान से दागी गईं 2 मिसाइलों को साउथर्न हाइफा के कार्मेल इलाके में इंटरसेप्ट किया गया। जयपुर में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियों को लेकर एक अहम बैठक की। इस बैठक में राज्य के आर्थिक क्षेत्र से जुड़े बुद्धिजीवियों और विशेषज्ञों को शामिल किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य राज्य में निवेश को बढ़ावा देना और विभिन्न क्षेत्रों में निवेश के नए अवसर पैदा करना था।
मुख्यमंत्री ने राज्य की विकास योजनाओं, बुनियादी ढांचे के सुधार और निवेशकों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने के बारे में चर्चा की। इसके जरिए सरकार का लक्ष्य है कि राजस्थान को एक प्रमुख निवेश गंतव्य बनाया जाए और राज्य की अर्थव्यवस्था को सशक्त किया जाए। दिल्ली, हरियाणा विधानसभा चुनाव पर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने कहा, इस हार को गंभीरता से लिया जा रहा है, क्योंकि मीडिया, वहां की जनता एक स्वर में कह रही थी कि सरकार कांग्रेस की बनने जा रही है। इसके बावजूद ऐसा क्या हुआ कि नतीजे उसके उलट आए? आज इस पर गंभीरता से बैठक में चर्चा की गई। इसके कारण के तह तक जाना जरूरी है। ईवीएम और कई तरह की आशंका हमारे कार्यकर्ताओं और लोगों के मन में है। कल हमने चुनाव आयोग से मुलाकात भी की है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने राज्य सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा कि प्रदेश की जनता की समस्याओं की अनदेखी की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार अपनी योजनाओं में विफल रही है, जिससे आम जनता को राहत नहीं मिल पा रही। जूली ने यह भी कहा कि दीपावली का त्योहार, जो खुशियों का प्रतीक होता है, इस बार प्रदेशवासियों के लिए निराशाजनक साबित होगा, क्योंकि महंगाई, बेरोजगारी और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में कमी ने लोगों को परेशान कर रखा है। उन्होंने सरकार से जल्द प्रभावी कदम उठाने की